डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ऑटोमेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और ये समय है आपके अपने खास शो का, जिसका नाम है सच के साथ। और आप जानते ही हैं, मेरे शो में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, 100% शुद्ध और सिर्फ बात सच की। आज हम बात करेंगे पानी की। समझ पाएंगे कि कैसे खेतों तक, फसलों तक पानी को पहुंचाना है, सिंचाई कैसे करनी है और सिंचाई को आर्थिक विकास की रफ्तार के साथ पानी का मैनेजमेंट कैसे अटैच किया जा सकता है। वो मैकेनिज्म कौन सा होगा जो जल दक्षता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। कई टेक्निकल टर्म आपने सुनी होगी, जिसमें से एक CAD भी है। अब ये CAD क्या है जानना है ना आज आपको, तो बस मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि सिंचाई के लिए कौन से एक्सपर्टीज हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं सच के साथ की। तो आज सच के साथ में बात होगी जल दक्षता की। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई इसे जानते हों, समझते हों, लेकिन जो नहीं समझते हैं या थोड़ा बहुत समझते हैं, उनकी जानकारी में आज इजाफा करने की हम एक कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं ये कोशिश आपके काम की होगी। और मेरी इस कोशिश में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तारुफ में आपका एक कराता हूं। मेरे साथ अनुज कंवल जुड़ रहे हैं, कमिश्नर है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट से। अनुज जी, स्वागत आपका मेरे शो में। विकास राजौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्पेशली मध्य प्रदेश से शो में शामिल होने के लिए आए, अधीक्षण यंत्री हैं मध्य प्रदेश जल संस्थान विभाग से। विकास, स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीपल बाबा, अक्सर आप मेरे शो में इनको देखते हैं, पर्यावरणविद हैं। तो पीपल बाबा, स्वागत आपका मेरे शो में। मेरे साथ कुणाल गहलोत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, किसान हैं और आज समझेंगे और समझाएंगे कि किसान को वाकई सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले जल को लेकर कितनी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तो अनुज जी, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को ये समझाइए सर, ये जल दक्षता है क्या? वो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर यूज एफिशिएंसी। हमारे जल को जो कृषि में यूज करते हैं उसको कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए, उतनी मात्रा में यूज करें ताकि हमारी उत्पादकता में कोई फर्क ना पड़े। देखिए, जल दक्षता जो है वो उसका बहुत महत्वपूर्ण जो रूप है और उसका यूज का है उसकी फार्मर की नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी इसके बारे में, उतना ही वो अच्छा उस पानी को यूज़ करेगा। पानी को हमेशा उतना ही उपयोग करना है जितना उस फसल को चाहिए। उसके अलावा तो मेरे पास एक कृषक के लिए उसके अलावा कोई उपयोग के लिए चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसको ज़्यादा मात्रा में दूं या कम मात्रा में दूं और उसको जिस टाइम पर चाहिए उतनी मात्रा में दूं, तो एक मेरा जो एक कृषक का मेन एम है वो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, तो वो मैं उस पर पहुंच सकता हूं। एफिशिएंसी के लिए हमारे को टेक्नोलॉजी भी लगानी है, हमारे को वाटर मैनेजमेंट भी अच्छा करना है, हमारे को पानी का जो आपके फार्म के अंदर उपयोग और फार्म के बाहर उपयोग, दोनों चीजों पर हमारे को सर एक आम किसान समझे कैसे सर कि उसे कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है? जिस जल दक्षता का आप जिक्र कर रहे हैं उसके लिए समझाइए, वो समझे कैसे? एक आम किसान जो खेती कर रहा है, पानी दे रहा है, अब उसे नहीं पता कि पानी मिट्टी को देना है कि फसल को देना है, वो किन चीजों से ये आभास कर पाए, समझ पाए कि भाई वो सही ट्रैक में नहीं है? देखिए, ऐसा है, हमने एक माइक्रो इरिगेशन की एक मुहिम चलाई है भारत के अंदर। माइक्रो इरिगेशन के बारे में सारे किसान लोग जागरूक हैं कि माइक्रो इरिगेशन में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है किसान भाई जो है अपनी फसल के रूट में पानी देते हैं और उससे भी जो हमारी प्रोडक्शन है बहुत अच्छी होती है। तो ये जिस फसल को जितना पानी चाहिए, ये हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे कृषि अनुसंधान केंद्रों ने और सब लोगों ने हमारे को बता रखा है कि किस फसल को कितना पानी चाहिए। वो अमूमन सारे किसानों को पता होता है कि कितने फीट पानी हमारे खेत में लगना चाहिए। फिर ये स्थिति बदल क्यों नहीं रही है सर? क्यों पानी बर्बाद हो रहा है? पानी का देखिए ऐसा है, दो तरीके से होता है। एक तो हम माइक्रो इरिगेशन जो हमारे देश में लग रहा है वो मोस्टली ग्राउंड वाटर बेस्ड हो गया है। कृषक को हम माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट लगाना होता है तो अपने खेत में पंचर करता है और पंचर करके ग्राउंड वाटर निकालता है और वो फिर वो फ्री उसके लिए कोई
कोई अनुशासन नहीं है, कभी भी कितना पानी निकाल सकता है, फसल को जाए कोई फर्क नहीं, कहीं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एक इसको बात समझने की जरूरत है कि पानी अगर हम उतना ही दें, देखिए ऐसा है, यह पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश हैं जिनकी वाटर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमसे ज्यादा है, उन्होंने सिर्फ पानी के प्रबंधन पे मुख्य ध्यान दिया है, और पानी के प्रबंधन से ही वो आज सॉइल को बचा पाए हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बचा पाए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए हैं, और क्लाइमेट रेजिलिएंट जो हम कहते हैं आज की डेट में बड़ा जरूरी है, उसको भी वो अडॉप्ट कर पाए हैं। ठीक है, विकास भी मेरे साथ है। विकास, क्या आपने काम किया मध्य प्रदेश में, कैसे जल दक्षता के एरिया में वो एक्सपर्टीज हासिल की, और फिलहाल आपका प्रोजेक्ट क्या कहता है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मोहनपुर और कुंडलिया 2 बांधों को मिला के हमने एक बड़ी परियोजना बनाई है, जिसमें हम बांध से सीधे खेत तक, पहले हम खुली नहरों से पानी को ले जाते थे तो जल का काफी वेस्टेज होता था। इसमें बांध से सीधे खेत तक हम भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी को ले जा रहे हैं, ना कि 40 हेक्टेयर चक तक, बल्कि 1 हेक्टेयर के चक तक, किसान के डोर तक लेके जा रहे हैं, और वहां पर हम उसमें एक चक में एक प्रेशर भी दे रहे हैं उनको, तो और उसको 20-20 हेक्टेयर के 30-30 हेक्टेयर के चकों में आउटलेट ऑटोमेशन के बॉक्स से उसमें फ्लो और प्रेशर का संचालन कर रहे हैं। तो हर मतलब 3 लाख हेक्टेयर में 3 लाख किसानों को हम 3 लाख पॉइंट्स दिए हैं। अच्छा। उसमें 4.5 लाख किसान भी फैसिलिटेट हो सकते हैं। तो उससे उसका तात्पर्य यह है कि वहां पर किसान सीधा प्लग इन कर सकता है अपने माइक्रो इरिगेशन सेट्स को, जिसमें कोई अलग से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो हमारा प्रयास है, यह पानी तो बढ़ाता ही है, जैसा कि आपने कहा कि कृषकों के माध्यम से बताएं कि कृषक इसमें कैसे इन्वॉल्व हो। कृषकों को इसमें अलग से कोई पावर, अलग से कोई सोर्स की जरूरत नहीं है। सीधे जो हमारा आउटलेट है उसमें प्लग इन करेगा तो उसमें 20 मीटर का प्रेशर हम दे रहे हैं उसमें, जिसमें सीधा उसका स्प्रिंकलर और ड्रिप ऑपरेट हो सकता है। आपके प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो ऑलरेडी हमारा जुड़ा ही हुआ है प्रोजेक्ट से। वो कमांड एरिया के लिए ही शासन ने योजना बनाई है, और उसके वहां पर जैसे नहर से पानी दे जाता है पाइप लाइन के माध्यम से, जैसे घर में टोटी होती है, ऐसे खेत में हम टोटी दे रहे हैं, और उससे सीधे वो प्लग इन कर सकता है। अब उनको ये तो इसकी रेंज कितनी है विकास? कितने इलाके तक, कितनी जगह तक, कितने किसानों तक आपका ये प्रोजेक्ट पहुंच पाता है? पूरे मध्य प्रदेश में जा रहा है? ये मध्य प्रदेश ने 2014 के बाद लगभग सारी ओपन नहरें बनाना बंद कर दी है। अच्छा। मोहनपुरा कुंडलिया बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, और वो पहले प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने इस तरह के नवाचार को लिया, जिसमें पूरा का पूरा कंड्यूट सिस्टम है और ऑटोमेशन है, और वहां तक, और ये पूरी तरह से सक्सेसफुल होके चल रहा है। तो वो प्रोजेक्ट में किसान की जो उसमें 3 लाख जैसे आउटलेट दिए, तो 1 हेक्टेयर में जितने भी किसान होंगे, 2 या 3 होते हैं, 1 हेक्टेयर में एक किसान भी हो सकता है, तो लगभग 4.5-5 लाख तक हम लोग पहुंच रहे हैं उस किसान इन परियोजनाओं से। अच्छा। और इससे जब वहां तक पानी पहुंच रहा है तो अपने आप में एक मैसेज है कि वो बहता हुआ पानी ना नहर में देख रहे हैं, ना कोलाबों में देख रहे हैं, ना फील्ड कोर्स में देख रहे हैं, ना वाटर चैनल में देख रहे हैं, उन्हें पूरा कंड्यूट पानी मिल रहा है, और उन्हें उसमें प्रेशर भी मिल रहा है जो उन्हें एक इंसेंटिवाइज कर रहा है कि उन्हें सीधा लगाना चाहिए। और ये जरूर हमने फार्मर एंड पे छोड़ा है कि फार्मर को खुद के स्प्रिंकलर सेट लेना है, ताकि उनके अंदर कुछ ओनरशिप आए, और उसके प्रयास जारी हैं। उसमें हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको समझाइश तो है, किसान सब समझते हैं, और बड़े अच्छे से किसान उसको ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट को। ठीक है, एक किसान मेरे साथ पैनल में भी मौजूद है, कुणाल गहलोत। तो कुणाल, जितनी बातें भी अभी अनुज जी ने बताई, विकास बता रहे हैं, ये समझ में आ रही है क्या हो रहा है? क्या समझा क्या रहे हैं? मैं फार्मर भी हूँ और एक FPO भी चला रहा हूँ, ग्रो फ्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। हाँ। चेयरमैन हूँ। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से मैंने खेती करनी शुरू की, तो वाटर लेवल हमारा था 17-18, और आज चला गया 40 फुट पे अब हमारा पंप चला गया है, जो कि हम रिवर के नजदीक का हमारा एरिया है। अच्छा। यमुना के नजदीक। हाँ, लेकिन कुणाल, जिस मैकेनिज्म को अभी हम समझ रहे हैं, जो प्रक्रिया ये समझ रहे हैं, क्या आम किसान ये समझ पा रहा है कि हमें पानी देना कहाँ है एग्जैक्टली? मिट्टी को देना है कि फसल को देना है? देना भी है तो कितना देना है? कई बार मन में ये कॉन्सेप्ट होता है, भाई ज्यादा पानी दे दो, ज्यादा अच्छी फसल होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो डायलेमा है, ये कैसे ब्रेक ऑन होगा? नहीं, समझ तो पा रहा है। अच्छा। पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्या वजह लगती है कुणाल जी? एक कनेक्शन, मैं तो खैर दिल्ली रीजन से हूँ थोड़ा, इसलिए मैं थोड़ा दिल्ली की भी बात कर देता हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो एग्रीकल्चर है ही नहीं, मतलब इन द सेंस फ्लड डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट कोई नहीं है, तो इसलिए यहाँ तो इस वजह से भी नहीं हो पा रहा। लेकिन अन्य प्रदेशों में जैसे जो अभी कर रहे हैं
जितना भी मतलब मैं भी काफ़ी जगह गया हूँ और भी प्रदेशों में, और किसानों से भी बातचीत होती रहती है, तो वहाँ भी वो लोग उस लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फ्लडिंग करके उनको इजी वे मिलता है, और जो फसल है उतना फर्क आ नहीं रहा इरिगेशन के द्वारा। इरिगेशन मतलब ड्रिप इरिगेशन, सॉरी, अच्छा, ड्रिप इरिगेशन से और फ्लडिंग में जो डिफरेंस है वो बहुत अधिक नहीं आ पा रहा, कि ड्रिप इरिगेशन से बहुत अधिक फसल बहुत अधिक होने लगी है, और जो फ्लडिंग कर रहे हैं फ्लडिंग से भी तो सेम वो सोचते हैं कि क्यों खर्चा करना है, खर्चे की बात आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फसल के रेट हैं वो उतने अधिक नहीं होते हैं जो हम ड्रिप अपना लगा करके और अच्छा, वो सब करें, वो कॉस्टली सेगमेंट हो जाता है। ठीक है सर, पर्यावरण के लिहाज से जिस तरह की टेक्निक अपनाने की बात कही जा रही है और जिस जल दक्षता पे जोर दिया जा रहा है, इसकी आवश्यकता कितनी दिखाई देती है सर, इसके मायने क्या है? देखिए, जो इंटेंशन है, जो हम हासिल करना चाह रहे हैं वो तो सही है, ठीक है। जल की दक्षता की बात हो रही है, उसका प्रॉपर यूज़ की बात होती है, वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है, उसमें एक चीज़ मिसिंग फैक्टर है। एग्रीकल्चर के हम बहुत बड़े काफ़ी साइंटिस्ट से भी मिलते हैं, क्योंकि हम फील्ड पे काम करते हैं और 2,70,000 हेक्टेयर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो आई कैन से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस कि हम पानी को सिर्फ, आपको समझना होगा, वाटर इज जस्ट वन इंग्रेडिएंट ऑफ द एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। प्रकृति कैसे काम करती है, उसका एक इकोसिस्टम है। प्रकृति में जो वाटर मैनेजमेंट है, यस, राइट टाइप ऑफ वाटर हैज़ टू, मतलब वो उतना क्वांटिटी में पहुंचना भी चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि जैसे जब रेल रोड पहुंचती है, हाईवे पहुंचती है, प्रोग्रेस होता है, उसी तरह से जब पानी पहुंचता है तो फार्मर की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, पानी बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ पानी से उसकी एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ जाएगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री टू फार्मिंग सारा इकोसिस्टम है, इसमें बहुत सारे और इंग्रेडिएंट हैं, एयर, वाटर, सॉइल, सारी चीज़ें इसमें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, है ना। तो हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हम अभी मिट्टी को समझ नहीं पाए। हम लोग पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स सब की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, ड्रिप इरिगेशन है, रेन गन्स की बात होती है, फॉगर की बात होती है, ओपन चैनल्स की बात होती है, डैम्स की बात होती है, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात होती है, लेकिन जिसके अंदर आपकी खेती उगनी है, जो प्लांटेशन मीडियम है, जो असली मीडियम है, उसके ऊपर बात नहीं होती है, एंड दैट इज सॉइल। सॉइल को तो ये कहना ठीक है, जब साइंटिस्ट कहते हैं कि सीधा सीधा जड़ के पास पानी डालो, लेकिन अगर बगल की मिट्टी आपकी हाइड्रेट नहीं होगी तो जो आपका न्यूट्रिशन है, जो आपका जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया है, जो उसको पोषित करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होनी है, जो पूरा, वो तब तक नहीं होगी जब तक आप पूरा का पूरा प्लांट के आसपास, जड़ के आसपास पूरा का पूरा इकोसिस्टम को भी पोषित नहीं करेंगे। जी, पीपल बाबा तो कह रहे हैं, देखिए फसल, मिट्टी, ये तो जो आप कॉन्सेप्ट समझा रहे थे उसकी इतर चीज है, मिट्टी को पूरा पानी मिलना चाहिए भाई, फसल को कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी अनुज जी। नहीं, देखिए ऐसा है, एक हमारा सॉइल मॉइस्चर होता है, जिसका एक एफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर होता है, वो उसको तो मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उस सॉइल मॉइस्चर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारा एक बिल्डिंग पॉइंट है, बिल्डिंग पॉइंट से ऊपर हमारा एक अवेलेबल वाटर रहता है, उतना पानी देना चाहिए। अगर मेरा किसान लालच में सामने से कैनाल जा रही है, वहाँ से पानी खींच रहा है, और एक ग्राउंड वाटर भी, बोरवेल भी लगा रखा है उसने, वहाँ से भी पानी खींच रहा है, और वो दोनों पानी डाल रहा है, तो काफ़ी जगह पर हमने ये देखा है, पंजाब में एक स्थिति बहुत भयानक है कि वाटर लॉगिंग वाली स्थिति है, वहाँ पानी नहीं खड़ा होगा तो पानी बहते बहते जो लोअर एरियाज हैं वहाँ चला जाता है और वहाँ पर वाटर लॉगिंग करता है। और आपके यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो आगे कहीं किसी और ज्योग्राफिकल एरिया में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मुद्दा यह है कि जितना उसको आवश्यकता है उससे अधिक पानी नहीं देना चाहिए। अगर मैं इतना ही किसान मेरा भाई कर ले
तो उसी से मेरा पानी बहुत बच जाता है, यही जल दक्षता तो वो समझेगा कैसे? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ आपसे, वो समझेगा कैसे कि कितने पानी की जरूरत है? देखिए ऐसा है, बाबा कह रहे हैं नहीं मिट्टी को भी चाहिए, आप कह रहे नहीं उतना ही चाहिए सॉइल तक। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें एक मुद्दा बहुत ज़्यादा समझने का जरूरी है, जो किसानों को बहुत ज़्यादा समझने का जरूरी है, कि जो हम माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो हम क्यों लेके आए थे? वो हम इसलिए लेके आए थे कि जब किसान अपने खेत में नाली से पानी डालता है तो जो उसका पहला तिहाई खेत है, पहले तिहाई खेत में पानी ज़्यादा होता है और हवा कम होती है। जो उसका बीच वाला एक तिहाई खेत होता है उसमें हवा और पानी बराबर होते हैं, और जो उसका आखिरी एक तिहाई खेत होता है उसके अंदर हवा ज़्यादा होती है और पानी कम होता है। तो उसको जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो उसको सिर्फ एक बीच के एक तिहाई खेत से मिलती है। तो इसलिए हमारे देश की, भारत की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी है, वो दूसरे देशों से इसलिए कम है क्योंकि हम इस जल प्रबंधन को, ये जो चीज़ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए। आज चाइना हमसे 2 गुना या 3 गुना कई फसलों में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर लेता है, क्योंकि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है फार्मर की, इस वाटर मैनेजमेंट की, वो ज़्यादा है। और ये अंडरस्टैंडिंग किसान को जानने के लिए इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये एक सामाजिक और एक ये हमारी राष्ट्रीय समस्या बन गई है। ठीक है। देखिए हम ये कहते हैं अगला विश्व युद्ध जो है वो पानी पे भी होगा, एक यूनाइटेड नेशंस में ये कहा गया है, और पानी की समस्याएं तो हमारे किसान भाई सब जानते हैं। किसान जो लड़ाई है लोकल लेवल पे वो भी नहरों के पानी को और फील्ड जलने के पानी को लेकर होती है। तो ये अगर जितना हम पानी को व्यर्थ ना जाने देंगे, देखिए व्यर्थता को रोकना है लेकिन जितना चाहिए उतना देना जरूरी है। हम जल दक्षता का मतलब ये नहीं है कि जितना चाहिए उसको वो नहीं देंगे, जितना देना चाहिए उतना देंगे, व्यर्थता को रोकेंगे। यही सर आपकी बातों को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो है, उस वीडियो में क्या दिखाने जा रहे हैं? देखिए एक हमारा जो मोहनपुरा प्रोजेक्ट जो जिसके विकास जी प्रबंधक हैं, हाँ हमने ये वहाँ दिखाया कि पानी का जो हम सिस्टम है अभी करंटली जो हमारी माइक्रो इरिगेशन है वो हमारी माइक्रो इरिगेशन ग्राउंड वाटर बेस्ड हो गई है। आपको डीबीटी मिलती है, आप अपने पानी का सोर्स आप देखते नहीं, पानी का सोर्स आप या तो अपने खेत को पंचर करते हो और ग्राउंड वाटर निकालते हो। ठीक है। अभी हमने एक पहल की है, भारत सरकार का ऐसा मानना है कि जो कैनाल का जो नहर का पानी है उससे भी माइक्रो इरिगेशन हमें करनी चाहिए। ठीक है। वो एक पहल हमने मोहनपुरा में करके दिखाई है। ठीक है सर, तो जितनी बातें आप कह रहे हैं और जितनी अनुज जी समझा रहे हैं उसको एक वीडियो के स्वरूप में हमने कन्वर्ट किया है। ब्रेक पे जाने से पहले वो मैं आपको वीडियो दिखाता हूं और फिर मैं लौटता हूं, चर्चा को आगे फिर यहीं से बढ़ाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन आप ये वीडियो देखिए। यहाँ 2007 से 2008 तक कुल 6 लाख हेक्टेयर में से केवल 10,000 हेक्टेयर जमीन ही सिंचित थी। 2010 में सिंचाई विभाग ने जिले के कुछ बांधों का निर्माण शुरू किया। इससे सिंचित क्षेत्र बढ़कर 48,000 हेक्टेयर हो गया। इन कोशिशों के बावजूद क्षेत्र के ज्यादातर हिस्से में पानी की कमी रही। इसी बीच 2014 में नेवाज नदी पर मोहनपुरा बांध का निर्माण किया गया था। मोहनपुरा सिंचाई परियोजना देश की ऐसी पहली सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है जिसमें एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया। इसे रबी मौसम में 120 दिनों की सिंचाई का लक्ष्य पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें डैम के पानी को पंप हाउस तक अप्रोच चैनल से पहुंचाया जाता है। इसे पंपों द्वारा ब्रेक प्रेशर टैंकों में ले जाया जाता है, जिसे डिलीवरी चेंबर भी कहते हैं। एक बार जब पानी टंकी में पहुंच जाता है तो इसे 4 सिंचाई क्षेत्रों के लिए भूमिगत दबाव युक्त पाइपिंग नेटवर्क से बांटा जाता है। बीपीटी से दूर स्थित क्षेत्रों के लिए पानी का दबाव बनाने के लिए बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का उपयोग करते हैं। पानी की लाइन को 300 हेक्टेयर के क्षेत्रों में बांटा गया है। आउटलेट प्रबंधन प्रणाली से पानी नियंत्रित करने के लिए फिर इसे 20-20 हेक्टेयर के चकों में बांटा गया है। इसे नियंत्रित करने वाला OMS सौर ऊर्जा से संचालित है, जो GPS से जुड़ा है। 20 हेक्टेयर की लाइन को आगे 5-5 हेक्टेयर में बांटते हैं। इनमें से हर एक में मैनुअल हेड होता है। इसमें 4 वॉल्व होते हैं जिन्हें किसान खुद संचालित कर सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई सेट को वॉल्वों से जोड़कर दबाव युक्त सिंचाई का लाभ उठा सकते हैं। यह पूरी प्रणाली एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से संचालित की जाती है। यहाँ किसान अपनी जरूरत के मुताबिक वॉल्व खोलने और बंद करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ROMS बॉक्स से 5 हेक्टेयर वाटर डिस्चार्ज हेड को नियंत्रित किया जाता है। कोई गलती ना हो इसके लिए मैनुअल तरीके से भी किसानों की मांगों को सिस्टम में जमा किया जाता है।
गांव में सबसे नीचे जो सबसे निचले स्तर का किसान है वो तक इसमें नहर का लाभ ले रहा है और काम कर रहा है बढ़ चढ़ के। अब इसमें तो ऐसा है, सिंचाई कर लो और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 दिन सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो, फिर 10 दिन बाद सिंचाई कर लो, 10 दिन आराम कर लो। अभी 18 फोरा चल रहा है मेरे पास। ऐसा कि जैसे कि 1 बीघे पे 5 कुंटल निकल रहा है ना, तो ये 7 कुंटल निकलेगा इसका फोरा का अनाज। मेहर बना के पानी छोड़ते थे हम, तो 5 मिनट में पानी निकल के वहाँ पहुँच जाता था। और इसमें क्या है कि 1-1.5 घंटा चलता है, तो बराबर जमीन में पूरी ढापती है वो जमीन, तो बढ़िया फसल बैठती है इसमें। भी अब पानी में आ गया तो मतलब अरे ये हो गया, हमें पानी पीने का मिल गया और हमारे नाच भी होगा। ये पानी मिलेगा तो नहीं फसल कर लेगा, बाहर जाना नारा कम हो जाएगा। भारत की 27% कृषि भूमि आज नहर सिंचाई के जरिए सिंचित है। दाब युक्त सिंचाई देश में सिंचाई का चेहरा बदल सकती है। इससे पानी का अधिकतम उपयोग और दूसरी फसल की खेती संभव है। इस लिहाज से मोहनपुरा सिंचाई परियोजना देश के बाकी हिस्सों के लिए एक उदाहरण बनेगी। मोहनपुरा राइट बैंक परियोजना ने इस साल 25,600 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की। वर्तमान में लेफ्ट बैंक की परियोजनाओं का निर्माण पूरी गति से चल रहा है। यहाँ अगले साल से सिंचाई शुरू हो जाएगी। इस प्रकार यह परियोजना अनगिनत ग्रामीणों में आशा की किरण जगा रही है, जो आजीविका की तलाश में विस्थापन के लिए मजबूर थे। अब वे अपने जीवन में पहली बार दूसरी फसल की खेती करते हैं। परियोजना के कारण स्थानीय कृषि उत्पादन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और 2021 में 54,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं उत्पादन हुआ है। यह परियोजना ग्रामीणों की आजीविका सुनिश्चित करती है और उन्हें विस्थापन और प्रवास के चंगुल से निकाल रही है। मोहनपुरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के कारण अब वे एक समृद्ध भविष्य का सपना देख सकते हैं और इसके लिए उन्हें अपने घर द्वार या जमीन छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ऑटोमेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जल दक्षता बहुत शानदार विषय जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था जिसके जरिए मुझे लगता है कुछ बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन चर्चा अभी बाकी है। तो विकास जी, 1974 में CAD की शुरुआत हुई और 1974 से लेकर 2024 का ये सफर, इतने साल गुजर गए, इस सफर को आप कैसे देखते हैं? किस किस स्तर पे काम किए जाने की और जरूरत महसूस हो रही है, या फिर जितना काम किया है क्या वो मोर देन सफिशिएंट है? देखिए, काम बहुत ज्यादा हुआ है। 74 से लेकर एकदम टर्न बकल चेंज आया है। CAD कमांड एरिया डेवलपमेंट है। कमांड एरिया हमारी जो नहरें होती थी उनको 40 हेक्टेयर के चक्कुलाबे पे छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जो फील्ड चैनल वाटर कोर्स बनाए जाते थे उसके लिए कमांड एरिया प्रबंधन की शुरुआत हुई थी। तो अभी हम उस पर भी काम कर रहे हैं, कमांड एरिया प्रबंधन को पाइप्ड कर रहे हैं। पर अभी जिस परियोजना का आपने वीडियो दिखाया है इसने केवल कमांड का नीचे वाला हिस्सा नहीं, अच्छा। पूरा बांध से जो मुख्य नहरें होती थी, वितरिकाएं होती थी, सभी को पाइप के द्वारा सिंचाई दी जा रही है। और इसमें जो अभी सर ने बताया, पीपल बाबा साहब ने बताया कि उसमें जो पानी एक मात्र कंपोनेंट होता है और उसके साथ बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। पर हमारे जो ये परियोजना है इसमें यदि हम जल की दक्षता नहीं रखते, किसानों को जानना जरूरी है कि अगर खुली नहर से हम इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई करते, लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सूखी थी, हमारे पास 1200 मिलियन घन मीटर पानी था। यदि हम खुली नहर से जाते तो केवल 1,20,000 तक पहुंच पाते। हमने उन्नत तकनीक का उपयोग किया, दक्ष तकनीक का उपयोग किया, तो हम आज 3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच पाए। उस समान जल से जिसमें खुली नहर से 170 हेक्टेयर से 1 मिलियन घन मीटर में सिंचाई होती थी, हमने 490 मिलियन घन मीटर में सिंचाई करके एक विश्व स्तरीय मानक स्थापित किया गया है। इसलिए परियोजना को आप यहाँ पर दिखा रहे हैं और इससे यह
यह सिद्ध होता है, जैसे कि अनुज सर ने बोला, कि इस पानी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। जल की दक्षता बढ़ाना एक वृहद स्केल पे ही होती है, उसका फायदा कृषक को ही होता है कि यदि हमने नहरी प्रणाली को बदल के पाइप प्रणाली किया, खेतों में प्रेशर दिया जिससे कि वाटर एप्लीकेशन भी यूनिफॉर्म हो पाए। जो अनुज सर ने कहा कि उसमें अलग अलग ड्रेनेज होते हैं, मतलब अलग अलग लेवलिंग होती है, तो हमको मृदा का लेवल खेत को एक लेवल में भी करना पड़ेगा जिससे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो माइक्रो इरिगेशन का एक फायदा ये है कि अगर आप खेत लेवल भी नहीं कर पा रहे हैं तो पानी यूनिफॉर्मली लगता है। अच्छा, इसका भी एक और फायदा है, क्योंकि खेत लेवल करना हर किसान के लिए आसान नहीं है, बहुत खर्चीला है, तो उसको अगर फवारा उपयोग करता है तो उसमें वो यूनिफॉर्मली भी लगता है। तो मुख्य बात यह है कि दक्षता के इतने फायदे हैं, इतने पैमाने हैं कि सीधा पैमाने हैं कि आधे कृषकों को ही हम लाभ दे पाते, दोनों को फायदा हुआ इससे। तो इसमें आधे किसान हमारे रह ही जाते अगर हम दक्ष तकनीक का उपयोग ना करते तो वहां पर जहां इनपुट पानी होता ही नहीं तो फिर दूसरे इनपुट का कोई उपयोग ही नहीं आ पाता, फिर उस कृषक उसमें, और वो पूरा सूखा क्षेत्र है, वो ऑलमोस्ट रेगिस्तान की ओर कन्वर्ट होने वाला था। ये हमारा राजगढ़ से राजस्थान का जो बेल्ट था पूरा, ये पूरा सूखा था। तो इसमें केवल पूरे राजगढ़ जिले में 6 लाख हेक्टेयर भूमि थी, इसमें से 10,000 हेक्टेयर में व्यवस्था थी 2014 के पहले। 2014 से लेकर अभी तक इन 10 सालों में हमने उसको पूरा 3 लाख हेक्टेयर में पाइप का जाल बिछाकर हर खेत तक वो दिया है, जिससे कि दुगने क्षेत्र में समान जल से सिंचाई की गई है। और ये मानक जो है विश्व स्तरीय है और इसको अभी इस पर काफ़ी काम भी हुआ जा रहा है एप्लीकेशन के लिए कि सारे जगह इस तरह के परियोजनाएं बनाई जाएं और जल का उपयोग करके इस जल में, जैसे कई शहरों में पानी की प्रॉब्लम है, यदि हम उसके आसपास की सिंचाई परियोजना है उनमें जल का दक्षतम उपयोग करेंगे तो वहां पीने के पानी की बचत हो पाएगी। अच्छा, तो इस तरह का इसका जो इफेक्ट है, जो इसका प्रभाव है, ये सभी पर है, ना कि कृषकों से लेकर हर उपभोक्ता तक है। तो वाटर का, पानी का 85% उपयोग हम कृषि में करते हैं और कृषि का ही हम अगर हम उसकी एफिशिएंसी 30% सुधार दी हमने, तो जितना पानी बचेगा उससे हमारे सारे उपयोग पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए जल उपयोग दक्षता को शासन जो है बहुत गंभीरता से ले रहा है। विकास, इस प्रोजेक्ट से पहले और प्रोजेक्ट के बाद क्या कोई आंकड़े हैं जो मेरे व्यूवर्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं कि हम आंकड़ों के लिहाज से यहाँ खड़े थे और अब हम यहाँ खड़े हैं? फिगर्स हैं? प्रोजेक्ट के पहले राजगढ़ जिले का खाद्यान्न उत्पादन 85 लाख मीट्रिक टन था। अच्छा, अभी 7 लाख मीट्रिक टन हो चुका है, जब हमारा अभी 1 लाख बचा है। 2 लाख में सिंचाई हुई थी पिछले साल। वहां पलायन का दंश था, सारे लोग अपने खेत छोड़कर दूसरे खेतों में दूसरे जगह जाते थे। अभी सारे लोग अपने जमीन में रहकर खेती कर रहे हैं और वहां पर जितना सोशल वहां के त्योहार चले गए थे, लोग होली काटने दूसरी जगह जाते थे, वहां पर होली के त्योहार मनाए जा रहे हैं। अब पूरे जिले में, पूरे जगह में, पूरे क्षेत्र में टर्नबकल चेंज आया है, मतलब पूरी व्यवस्था, वहां की आर्थिक, सामाजिक, सोशल सारा चेंज बिल्कुल नाप योग्य है, मतलब उसमें कोई। और हमने इसको पूरे एनडीवी सैटेलाइट स्टडी से इसको पेपर में दस्तावेजित किया है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बताया है कि पहले ये स्थिति थी और बाद में ये स्थिति है। आप सैटेलाइट डेटा से देख सकते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या है। ठीक है, यानी परिवर्तन वो दिखाई देने लगा, बिल्कुल माप योग्य है। अनुज जी, सीएडी का बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, कमांड एरिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे कमांड एरिया को कम शब्दों में लेकिन ज्यादा गहराई के साथ समझना है आपसे कि कमांड एरिया एग्जिस्ट क्या करता है, वो कितना प्रासंगिक है, कैसे वो काम करता है, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं, थोड़ा सा मेरे व्यूवर्स को अगर आप समझा पाए। देखिए, कमांड एरिया डेवलपमेंट, पंडित नेहरू ने कहा था कि डैम्स जो है हमारे भारत के एक मंदिर के समान है, तो उनसे हमने डैम जब बनाए तो हमारे यहाँ एक कृषि रिवोल्यूशन, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आई। उस रिवोल्यूशन का कारण था कि हमने डैम्स और कैनाल्स बनाए। उस कैनाल्स का जब पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है एक एरिया के अंदर। एक किसी प्रोजेक्ट का एक डिमार्केटेड एरिया होता है, वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हेक्टेयर में होता है। वो जो उस कैनाल से लाभित क्षेत्र है उसको हम कमांड एरिया बोलते हैं। उस कमांड एरिया की जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि हम उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आखिरी खेत तक पानी पहुंचाने का इंतजाम, वो एक कमांड एरिया डेवलपमेंट का काम होता है। और इसके अलावा किसानों को जागरूक करना, पानी के बारे में जागरूक करना, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यूनिफॉर्म करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये भी कमांड एरिया का एक पार्ट होता है। अभी भारत सरकार की जो सोच है, जिसके अंदर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो सोचती है कि एफपीओ बनने चाहिए,
हमारी भी ये सोच उनके साथ मैच करती है कि इन किसानों के संघों को एफपीओ के रूप में तैयार किया जा सकता है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक कुंजी बन सकते हैं। अब कमांड एरिया डेवलपमेंट का जो स्वरूप है वो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्निकल सोल्यूशन, जो हमने डेमोस्ट्रेट कर दिया मोहनपुरा के अंदर, हमने अभी वीडियो देखी उनकी, उसके अंदर हमने देखा कि वो डेमोस्ट्रेट हो गया। और इसके साथ साथ मैनेजरियल, जो इनका मानसिक मनोबल बढ़ाना, इनकी ट्रेनिंग करना, इनका संघ मजबूत करना और इनको और मजबूती इकोनॉमिक तरीके से तैयार करना, ये 2 आयामों में काम करने का जो काम है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट में होता है। ठीक है, पीपल बाबा मेरे साथ हैं। सर 2050 तक को लेके कई रिपोर्ट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आती हैं, जिसमें मौसम विभाग की भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी है, और ये बताया और चिताया जा रहा है कि 2050 तक जल की जो असुरक्षा है उसका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। हम अलार्मिंग सिचुएशन क्रॉस कर गए हैं सर, या अभी स्थिति संभाली जा सकती है? नहीं, देयर इज ऑलवेज होप। ऐसा कहना कि ये तो इंसानी एक मेहनत और डिटर्मिनेशन और फोकस और इंटेंशन है कि अगर हम चाहें तो अभी भी यू टर्न ले सकते हैं। अच्छा। जबकि जल परिवर्तन, जो एक वायु परिवर्तन और जल परिवर्तन मैसिव स्केल पे देखने में आ रहा है, एक उदाहरण यही है कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो पहले चौमासा हुआ करता था, 4 महीने की बारिश थी। अब तो मैं आपको तिथियां उंगली पे गिना सकता हूं कि 4 दिन की बारिश हुई है ना। तो इतना अंतर आया है। सो गवर्नमेंट जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करी है ये बहुत ज़रूरी भी है। कमांड एरिया डेवलपमेंट इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया। ये पिछले 40 साल से जो भी चीज़ें चल रही हैं ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर के सर्वाइवल के लिए। लेकिन हाँ, एज अ पर्सन जो एनवायरमेंटलिस्ट, हम जब फील्ड पे काम करते हैं और लास्ट मैन स्टैंडिंग जो है, हम रिमोट एरियाज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूँ, एक तो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो किसानों को ट्रेनिंग और स्किलिंग उस लेवल की नहीं है। पानी आ रहा है, लेकिन पानी का, जैसे अनु सर ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोविजन तो है पानी की, लेकिन पानी को यूटिलाइज कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग करोर्स ऑन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है गवर्नमेंट की, लेकिन जो एंड यूज़र है, आपका जो एंड यूज़र है, जब तक आप उसके घर पे जाके नॉक करके उसको बुला के उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे कि ये लो पकड़ो पानी और इसको आपको ऐसे यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको जो है एक पूरा कैंपेन, कम्युनिकेशन प्रोग्राम, एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किलिंग, गांव-गांव में उस तरह से क्लासरूम सेटअप करना, वर्कशॉप्स करना, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है कि हमें 2050 के बारे में, जो मैं आज यहाँ कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमको 2050 के बारे में नहीं, हमको जो भी प्लानिंग हम करें 4 से 5 साल के अंदर अंदर करें। कल होना हो, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब तो यूनाइटेड नेशंस खुद कह रहा है कि ये हीट वेव नहीं था, हीट बॉयल था, अब तो अर्थ इज बॉइलिंग। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर काम करना होगा। एग्रीकल्चर, फार्मर इज द फ्रंट लाइन एनवायरमेंटलिस्ट। हम एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, हम अपने आप को एनवायरमेंटलिस्ट तभी कहते हैं जब हम खेत में खड़े होते हैं, ठीक है। तो फार्मर इज द फ्रंट लाइन एनवायरमेंटलिस्ट, फार्मर इज द पर्सन हु विल ब्रिंग बैक द बायोडाइवर्सिटी, फार्मर इज द पर्सन जो है, एग्रीकल्चर ही आपका जो ये पूरा क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, 17 SDG गोल्स का जो मास्टर की है वो फार्मर है, एग्रीकल्चर है। तो कुणाल, जो असली पीपल बाबा जो समझा रहे थे हमको, क्या असल में हकीकत यही है? प्रोजेक्ट्स शुरू होना एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए स्किल्ड होना, उसके लिए ट्रेनिंग होना वो बहुत जरूरी है। और क्या इस तरह की ट्रेनिंग आप किसानों में मिसिंग पाते हैं, लैक है? जितनी हमारे पास चीजें हैं, जो रिसर्च हुई हैं, जो यूज वो कर रखी हैं, वो फार्मर उसका 10% भी यूज नहीं कर रहा है। यानी जानकारी का, ट्रेनिंग का अभाव है। और जानकारी, ट्रेनिंग कैसे होगा, कहाँ से मिलेंगी चीजें, किस प्रकार उसको यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। वहां तक जो सर ने कहा कि पहुंचना पड़ेगा किसान तक, क्योंकि वो तो जो यूज कर रहा है वो यूज कर ही रहा है। उसको तो फ्लडिंग आती है, फ्लडिंग करनी है, पानी देना, मेरी ये फसल होनी चाहिए। क्योंकि उसकी भी मजबूरी, जहां मैं हूं, मैं सोचता हूं कि मुझे आज के दिन अपना परिवार चलाने के लिए एक इनकम चाहिए। ठीक बात है। और
खर्चे इतने हर चीज के बढ़ रहे हैं, तो मैं उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। उसके पानी बचाना है मुझे, पहले परिवार बचाना, इनकम चाहिए, सही बात, पैसे चाहिए, व्यवहारिक बात है, ठीक है, लेकिन हमें सीखना भी है, इसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। कुणाल, आप मेरे साथ रहिएगा। अनुज जी, एक वीडियो और है, उस वीडियो में हम क्या दिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करिए, फिर मैं टॉस करता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो ये एक पहल वेस्ट बंगाल में हुई है, वेस्ट बंगाल में किया है कि किसानों को इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग बनाया जाए। जो किसान अमूमन खेती करते हैं, जैसे अभी परिवार के बारे में बात करी, पानी के बारे में, देखिए बिना पानी सब सून, अगर पानी नहीं रहेगा तो कृषि भी नहीं हो पाएगी और हमारा परिवार भी जो है संपन्न नहीं हो पाएगा। तो इस संपन्नता के कई आयाम हैं। कृषि के लिए पानी एक पहला और मुख्य घटक है। अच्छा, इसके बाद कहानी शुरू होती है और कहानी खत्म होती है हमारी इकोनॉमिक्स पे, जेब पर, किसान की जेब पर। किसान की जेब में पैसा आएगा डिफरेंट एक्टिविटीज करके। पानी को ही यूज करके वेस्ट बंगाल के किसानों ने मछली उत्पादन शुरू किया, झींगा उत्पादन शुरू किया, उन्होंने अपने एक्सपोर्ट हाउसेस बनाए और झींगा जो है वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको यूज करके जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं पानी के साथ साथ, उनको भी उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके अलावा उन्होंने अपने क्रेडिट सिस्टम बनाया, अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन्वॉल्व किया। तो एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो एक मेरे को लगता है कि हम सारे किसान भाई दूसरे प्रदेशों के भी उसको सीख लेना चाहिए। इस वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए ठीक है, ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो जरूर देखिए। जल्द लौट रहा हूं वीडियो के बाद। पश्चिम बंगाल त्वरित लघु सिंचाई विकास, जिसे ADMI परियोजना के नाम से जाना जाता है, जल संसाधन अन्वेषण एवं विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा क्रियान्वित एक अभिनव पहल है तथा विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, जो छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने के लिए वर्ष भर सिंचाई सुनिश्चित करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ADMI परियोजना ने विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुसार अनुकूलित उपसतही और सतही लघु सिंचाई अवसंरचनाओं को कार्यान्वित किया है। इन योजनाओं में जल अवरोधक संरचनाएं जैसे टैंक और नहरें, सतही प्रवाह, लघु सिंचाई संरचनाएं, पंप कुएं, ट्यूबवेल, चेक डैम, लिफ्ट सिंचाई और जोरा हरपा जैसी अन्य संरचनाएं शामिल हैं। अग्नि परियोजना न केवल साल भर की कृषि के लिए पानी सुनिश्चित करती है, बल्कि भविष्य में पानी की कमी से निपटने के लिए जल प्रबंधन पर भी कड़ी नजर रखती है। इस परियोजना ने किसानों को प्रति बूंद अधिक फसल के नारे पर विश्वास करने के लिए सफलतापूर्वक प्रेरित किया। किसान अब टेंसियोमीटर का उपयोग जानते हैं, जिससे पानी की अनावश्यक बर्बादी पर रोक लगी। इन योजनाओं का रखरखाव, संचालन और निगरानी समुदाय आधारित संगठनों, जल उपयोगकर्ता संघों द्वारा की जाती है, जो इस परियोजना की एक अनूठी विशेषता है। परियोजना अधिकारियों द्वारा सशक्त और प्रशिक्षित ये संगठन इन सिंचाई सुविधाओं को भागीदारी मोड में प्रबंधित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। परियोजना के मार्गदर्शन में जल उपयोगकर्ता संघों ने फसल नियोजन के माध्यम से अपने किसानों को समान रूप से पानी साझा करने के लिए सफलतापूर्वक संगठित किया है। वे प्रशिक्षण, बीज खरीद, वृक्षारोपण और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए सामुदायिक खरीद की जिम्मेदारी लेते हैं। गैर सरकारी संगठनों के सक्रिय समर्थन से किसानों की कठोर मानसिकता को बदला है। किसानों को फसलों की अधिक देशी किस्में उगाने के लिए प्रेरित करना परियोजना के एजेंडे की एक और सूची है। ADMI किसानों को कृषि मशीनरी के उपयोग के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करता है, जिससे समय और श्रम लागत में कमी आएगी और उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। ADMI ने किसानों को कृषि से बागवानी और संबद्ध कृषि गतिविधियों की ओर क्रमिक बदलाव के लिए सफलतापूर्वक प्रभावित किया है, जिससे कृषि की तुलना में बहुत अधिक आय प्राप्त होती है। ADMI ने प्रतिभूमि को कृषि भूमि में बदलकर चमत्कार किया है। ऐसी ही एक पहल जलवायु क्षेत्रों के अनुसार
मिश्रित फलों के पेड़ लगाना है, जो ज्यादातर शिमंजोत के बाद और तटीय क्षेत्रों में है। इससे न केवल कई लोगों को आय के अवसर उपलब्ध हुए हैं, बल्कि कटाव को रोककर लगभग 2100 हेक्टेयर क्षेत्र का परिदृश्य बदल गया है। सब्जियों, तिलहनों, मसालों और फलों के बागानों के साथ साथ अंतर फसलीय खेती ने गरीबी, पलायन को रोका है और कई लोगों को नई आशा दी है, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं। इस परियोजना ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जहां कृषि या बागवानी एक कठिन कार्य हो सकता है, वहां फूलों की खेती जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। पड़ती भूमि पर अर्जुन वृक्षों का रोपण सेरी संस्कृति के अभ्यास की ओर अग्रसर होना, जिसने मुख्यतः आदिवासी समुदाय के लिए आय का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। मधुमक्खी पालन, जो परागण और फसलों को उत्प्रेरित करता है, शुरू किया गया है, जो अतिरिक्त आय सृजन का भी काम करता है। কৃষি কথা পরিষেবায় আপনাকে স্বাগত। আমি 1 বিঘা বিনস গাছ বিকিয়েছি, সেই গাছে গোড়ায় পচন ধরেছে। আপনি ট্রাই করার মা ফিরে দিন। परियोजना ने अपने लाभार्थियों के साथ कभी भी संपर्क नहीं खोया है और न ही कभी खोएगी, तथा हाल ही में इसने मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार सेवा फिशी कोथा का शुभारंभ किया है, जो समुदाय तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही प्रभावी साधन रहा है। यह केवल ADMI ही है जिसने एक नई उम्मीद जगाई है कि योजनाओं में रोके गए पानी का अपना मूल्य है। परियोजना से उचित वैज्ञानिक प्रशिक्षण के साथ किसान मछली पालन गतिविधियों के लिए योजना के पानी और अन्य निजी स्वामित्व वाले पानी का उपयोग कर रहे हैं। इस पहल ने आय सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी प्रेरणा पैदा की है। पुरस्कार, मान्यता, स्वीकृति ने हमारे मार्ग को उज्जवल बना दिया है। फिर भी एक लंबी यात्रा बाकी है। हमें उम्मीद है कि पानी के साथ हम सभी लड़ाइयां जीतेंगे। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं, और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से, कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें, ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ऑटोमेट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सच के साथ आप देख रहे हैं, और सच के साथ में कई वैरायटीज हैं आज जो हमने आपको दिखाई बातचीत के जरिए, वीडियो के जरिए। लेकिन मैंने शुरुआत में आपसे वादा किया था कि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, सजीव प्रयोग, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि ये जो जल दक्षता की तरफ बढ़ते हुए कदम है किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ रिपोर्ट से नहीं, अब आप लाइव देखिए। अनिल कौशल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तकनीकी एक्सपर्ट हैं, जो आपको समझाएंगे और बताएंगे कि ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है। फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ आपके फायदे की है। देखिए जरा। मोहनपुरा की जो वीडियो आपने देखी, वीडियो में देखा होगा एक एनक्लोजर बॉक्स बना हुआ था, एक डब्बा बना हुआ था, जिसमें जो चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वो चीज़ें उसके अंदर थी। तो जैसे ही आपकी मेन पाइपलाइन आ रही है, मेन पाइपलाइन में से आपको ये एक राइजर पाइप नज़र आता है, इसमें बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है। कभी भी आपको कोई सर्विस करनी है खेत की तरफ के लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया तो हम इसको बंद कर सकते हैं।
ऊपर एयर रिलीज वाल्व लगा हुआ है। उसके बाद आप एक देख रहे हैं ये फिल्टर है, स्टेनर है, पर हर फिल्ट्रेशन यूनिट की एक क्षमता होती है, तो अगर उसमें से कोई कचरा वगैरह बच गया तो वो जाके ये फिल्टर उसको कैच कर लेता है। इससे आगे देख रहे हैं, उससे आगे एक वाटर मीटर है। वाटर मीटर इस लाइन में इस टाइम सिस्टम में कितना पानी लीटर प्रति घंटा से चल रहा है या मीटर क्यूब प्रति घंटा से चल रहा है, वो ये जो वाटर मीटर है वो इस रीडिंग को लेता रहता है। किसान के खेत तक जब पानी पहुंचे तो किसान के खेत में कम से कम 1.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का पानी जो है वहाँ पे प्रेशर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि वो स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन सिंचाई कर सके। तो वो प्रेशर और वाटर का हमें यहाँ से पता लग रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे जाके पानी जब जैसे नीचे जा रहा है तो ये विभाजन किया गया है हर क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका 20 हेक्टेयर का चक है और 20 हेक्टेयर के चक के अंदर यहाँ पे आप अगर फॉर एग्जांपल अभी आप 8 वॉल देख रहे हैं तो 8 वॉल का मतलब ये हो गया 2.5 हेक्टेयर के पीछे एक वॉल से पानी जाएगा। जो पंप रूम के पास एक स्काडा रूम बना रहता है जहाँ से किसान का निर्धारित किया जाता है कि किस दिन उसको पानी देना है, तो जिस दिन उसको पानी दिया जाता है इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर एक RTU लगा रहता है, उसको सिग्नल वहाँ से मिलता है और RTU उस सिग्नल से केबल लगी होती है इसके साथ, वो इसको वॉल को उसी वॉल को ओपन कर देता है और उतनी देर के लिए ओपन करता है जितना किसान के लिए निर्धारित समय है। तो इस तरीके से किसान को उचित मात्रा का पानी मिल जाता है, एक सही प्रेशर के ऊपर पानी मिल जाता है। और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ शुभंकर विश्वास जुड़ चुके हैं। शुभंकर, स्वागत है आपका। चर्चा के 2 पड़ाव हम पार कर चुके हैं, लेकिन अभी एक पड़ाव है जिस पे आपकी हमें जरूरत है। तो चर्चा की शुरुआत शुभंकर जी आप ही से करते हैं। हमने वीडियो देखे, हमने लाइव बातचीत भी की, हमने ये समझा कि असल में ये पानी खेती किसानी के लिए, आर्थिक विकास के लिए कितना जरूरी है। इन सारी चीजों को जोड़ते हुए जो आपका प्रोजेक्ट है वो बेहद शानदार है और बेहद खूबसूरत तरीके से काम कर रहा है। अभी विकास भी ब्रेक से पहले समझा रहे थे। वो कौन सी बड़ी बात है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है और जो हम सबको जानना आज जरूरी है? ज़्यादातर किसान जो है वो भूजल पर, ग्राउंड वाटर पर निर्भर हो गए हैं और भूजल का स्तर, जैसा कि इसी प्रोग्राम में चर्चा के दौरान हमें समझ में आया कि धीरे धीरे गिरता जा रहा है और ये प्रक्रिया सतत इस प्रकार अगर चलती रही तो हम अपने डीप एक्विफर्स का भी दोहन करने लगेंगे और वो डीप एक्विफर्स का जो पानी है वो वापस से हमें मिल नहीं सकता है कभी। तो हमें कोशिश जो हमारे परियोजना द्वारा हमने की है कि ऐसे किसानों को जो ग्राउंड वाटर पे, भूजल पर निर्भर है, उनको सतही जल पहुंचाकर भूजल को हम कंजर्व करें, उसको सुरक्षित रखें हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए। और इस हेतु एक बड़े पैमाने पे हमें एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी था, इसलिए मोहनपुरा और कुंडालिया परियोजनाओं में हमने ये कोशिश की है कि हम न सिर्फ जल हम बचाएं सिर्फ कृषि उपयोग के लिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारे जो बांध होते हैं ये नदियों पर हम निर्माण करते हैं, ये एक मैन मेड प्रोसेस है उस प्रकार, और इनमें हमें ये इंश्योर करना होता है, ये सुनिश्चित करना होता है कि जल का प्रवाह उस नदी में कम ना हो, उसकी इकोलॉजी प्रभावित ना हो। अच्छा। और अगर हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कृषि में हम पानी बचाते हैं, उसमें हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि वो रिलीजेस सारे साल हम रिवर में इंश्योर कर पाए उस बचत से। ये नहीं कि हमको पानी बचा के कोई रख लेना है डैम में संरक्षित रख के, बल्कि उसको नदियों को सजीव रखना है, उनको उसी हिसाब से रखना है जिस प्रकार से वो वर्षों से रही हैं। कौन सी कोशिशें हैं वो 3 कोशिशें आप बताइए जो अभी भी लगता है कि आपको करनी है, क्योंकि दायरा सिर्फ मध्य प्रदेश तक नहीं है ना, आगे और बढ़ाना है इसको। जी हाँ, जो माइक्रो इरिगेशन हम कहते हैं उसको अपनाना। हालांकि हमारे परियोजनाओं में यह आवश्यक या मैंडेटरी नहीं है कि उनको स्प्रिंकलर या ड्रिप का उपयोग करना आवश्यक हो, क्योंकि उसके बिना भी हम उस मात्रा में जल दक्षता सुनिश्चित कर पा रहे हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मध्य प्रदेश में जो एक एवरेज जो एक किसान है उसकी सालाना कमाई जो है वो 1 लाख रुपए है, सारे इनपुट कॉस्ट हटा के। अब उसको अगर स्प्रिंकलर या ड्रिप लगाना 1 हेक्टेयर के खेत में, तो उसका खर्चा लगभग 36,000 से 45,000 प्रति हेक्टेयर आता है। तो ये सोचना कि वो अपनी कमाई का लगभग 50% इन्वेस्ट करेगा, ये थोड़ा अभी शायद मैच्योर नहीं है। पर हम चाहेंगे कि जो समृद्ध किसान हैं और किसान एक दूसरे से सीखते हैं, उस प्रकार से ये आगे जाए। साथ ही साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसा चर्चा हो रही थी कि सही मात्रा में जल लगाए, उसको किसान कैसे समझे। अभी
कुछ सालों से सैटेलाइट के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की है। हमारे पास डेली जो टेम्परेचर मैप्स हैं, जो सॉइल लीफ मैप्स हैं, ये अवेलेबल होते हैं। उनके जरिए हम पता कर सकते हैं कि किस खेत को सही में पानी चाहिए, क्योंकि ये 10 मीटर बाई 10 मीटर के पिक्सल में होता है। तो हमें सही पता लग सकता है कि खेत में कब पानी देना है, कितनी मात्रा में देना है या नहीं देना है, या 4 दिन रुक के भी चलेगा। यही बड़ा टास्क है असल में इसमें जी। हाँ, और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अनुज जी, सिंचाई की वो कौन सी अभिनव लेटेस्ट पद्धतियां हैं? स्प्रिंकल की बात हम कर रहे हैं, ड्रिप की हम बात कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई ऐसी पद्धतियां हैं जिसके जरिए जल दक्षता की तरफ हम और बढ़ सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे चर्चा में भी आया तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। इसके अलावा कुछ और कदम हम उठा सकते हैं जो जेब पे भी असर न डालें और हमारा काम भी हो जाए? देखिए, ये टेक्नोलॉजी अब बहुत महंगी नहीं रह गई। अच्छा। पहली बात। नंबर 1, ये कहना कि ड्रिप और स्प्रिंकलर बहुत महंगे हैं, ये भी कहना आज की डेट में गलत है। मार्केट में 10,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक का सेट मिलता है। अब आप उसको यूज़ कर लें, एक बारी आप स्टार्ट करें। कोई इतना महंगा नहीं है कि मैं नहीं मानता कि एक छोटा कृषक भी अगर चाहे, तो दिल में चाहे कि मैं इससे, उसको सिर्फ ये समझना है कि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी इससे। पर सर 1 लाख की सालाना इनकम में अगर 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर देगा फिर क्या होगा? देखिए, भारत सरकार की बहुत नीतियां हैं। इसमें एक नीति है सॉफ्ट लोन, जो हमारे बैंक भी देते हैं, जिसके बारे में कृषक भाइयों को शायद नहीं पता। उसके अंदर कर भी हम जो माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट है उस पर लोन मिलना आसान है। अच्छा। आप देखिए, आप कमाई ज्यादा, अगर आपकी कमाई बढ़ेगी, कमाई होगी, तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। अब हम एक महाराष्ट्र का किस्सा लेते हैं। कमाई तो बाद में बढ़ेगी ना, पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, अब 10,000 रुपए लगा के छोटे आधे खेत में लगा लें। अच्छा। कुछ तो शुरुआत करें। कहीं ना कहीं आप करें, शुरुआत करने की जरूरत है। अगर मुझे कुछ डर लग रहा है कि साहब नहीं, ये टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पाएगी, तो आप छोटे से शुरुआत कर लें। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करें, आपको खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर 10वीं सीढ़ी पे जाके भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब महाराष्ट्र के अंदर आप जाएं, महाराष्ट्र में एक बेल्ट है जहां पर हर 2 किलोमीटर के बाद एक एक्सपोर्ट हाउस बना हुआ है। अब वो एक्सपोर्ट हाउस बना हुआ है, वो कभी भी फार्मर एमएसपी के लिए भी नहीं आते, वो फार्मर कभी भी नहीं आते, उनका सारा का सारा सामान एक्सपोर्ट होता है। वो अनार निकालते हैं, वो बांग्लादेश को बेचते हैं, वो फूल निकालते हैं, वो यूरोप को बेचते हैं। तो इस तरह की सोच, एक कृषि को एक ऐसी सोच कि हम बाहर के लिए एक प्रोडक्टिव बढ़ाएं और हम बाहर की मार्केट को पकड़ें, ये सोच तब आएगी जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे ताकि मेरी प्रोडक्शन बढ़े। और टेक्नोलॉजी को देने के लिए देखिए भारत सरकार भी तत्पर है। ये मोहनपुरा जो बजट हमने डिस्कस किया, ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है कि नहर के पानी से हम माइक्रो इरिगेशन कर सकते हैं। आपको ग्राउंड वाटर पंचर करने की जरूरत नहीं है अपना खेत को, हमारा ग्राउंड वाटर बच जाएगा। नंबर 1, इससे ये भी बच जाएगा कि हमारी जो एनर्जी, जो हमारी ऊर्जा है, वो भी हमारा बच जाएगी, क्योंकि जो हमारे कृषक भाई डीजल पंप लगाते हैं या इलेक्ट्रिक पंप लगाते हैं, उससे ग्राउंड वाटर को निकालते हैं, वो भी बच जाएगा। इससे हमारे को पर्यावरण के लिए बहुत बचत होती है कि हमारे जो हमने पानी नहरों से उधार, ये नदियों से उधार लिया है, उसको हम वापस दे सकते हैं नदियों को। तो ये सारे आयाम जो हैं, ये देखिए, इसमें सबका सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग हमारे किसान भाइयों का है कि वो इस पहल को आगे लेके जाएं। मकसद आर्थिक लाभ लेना नहीं है, पर्यावरणीय बोझ भी कम हो। सर, दोनों चीजें क्या हम एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं कि हमें इकोनॉमिक फायदा भी हो, आर्थिक फायदा भी हो, और हमारा जो पर्यावरण का बोझ है वो भी कम हो जाए? ये दोनों चीजें एक साथ फिजिबल है सर? द होल प्रॉब्लम इज कि हम जब किसान से बात करते हैं तो हम उससे बात करते हैं पैसा 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 पैसा, तो वो भी घबरा जाता है। वो उसको जब तक आप उस स्टेटस पे आप उसको समझाइए तो सही दैट ही इज डीलिंग विद एन इकोसिस्टम। उसको सॉइल के बारे में आप समझाइए, सीड्स के बारे में समझाइए, और इतनी सारी चीज़ें जो इंसान बना रहा है, बीज भी इंसान बना रहा है, पेस्टिसाइड भी इंसान बना रहा है। भाई, फार्मिंग तो एक प्राकृतिक खेल है। आप इतनी सारी, और पिछले 40-50 साल में इतनी चीज़ें आपने स्टोर में इकट्ठी कर ली, इतनी सारी चीजें बना ली इंसान ने, और जाके उसको बेचने की कोशिश कर रहा है किसान को। तो किसान भी जो है बैकफुट पे जाता है। किसान से जो कम्युनिकेशन है, मैं फिर बार बार, एजुकेशन इज अ मास्टर की, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग एजुकेशन इज अ मास्टर की। आज हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग, बट इट इज लिमिटेड टू डिपार्टमेंट्स, इट इज लिमिटेड टू
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इट इज़ लिमिटेड टू एग्रीकल्चर कॉलेजेस, इट इज़ लिमिटेड टू अथॉरिटीज़, है ना। वो जो डिसेमिनेशन होनी चाहिए, वो जो लास्ट एक फार्मर तक वो चीज़ पहुंचनी चाहिए कि ये आपको इस तरह से फार्मिंग करनी है, ये तुम्हारे सीजन्स के हिसाब से है। वो बेचारे ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ अपना किसी तरह से भी काम चला रहा है, जैसे अभी कुणाल जी ने भी यहाँ पर यही एक्सप्रेस किया, और फिर थोड़ा सा उसको झटके से एक समझ आता है कि एक टेक्नोलॉजी आ गई। सो डेफिनेटली जब तक आप किसान को बायोडाइवर्सिटी के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक उसको सॉइल का नहीं समझाएंगे, जब तक उसको पूरा क्लाइमेट के बारे में, एटमॉस्फेरिक साइंसेस के बारे में भी थोड़ी बहुत उसको नॉलेज नहीं देंगे, सिर्फ उसको आप पानी दे दिया और उसको ये कहा कि अब तुम्हारी जो है इनकम बढ़ जाएगी, उसको ऐसा लगता है कि मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं भी एक दुकानदार हूँ। कुणाल जी, बहुत संक्षेप में, इस तरह की चर्चा से, इस तरह के प्रोजेक्ट से किसान किस तरह फायदा उठाए, या कोशिश कर रहा है तो क्यों नहीं उठा पा रहा? मतलब कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अच्छा, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, एंड लास्ट तक जाने में दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा। दिक्कतें क्या हैं? जैसे अभी मट्टी की जांच के लिए कहा, मट्टी ठीक होनी चाहिए, उसकी जांच में क्या दिक्कतें आ रही हैं, पर्यावरण बदल रहा है, ऐसे ही पानी भी बदल रहा है। हमारा पानी बिल्कुल बदल चुका है। जो हम पहले पानी ट्वेल से ऐसे ही पी लिया करते थे, खेत में चलते हुए ऐसी नदियों से, उनसे पानी पी लिया करते थे। आज अगर हम पी लेते हैं तो हमें डायरिया हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। ऐसी पौधों को भी जब हम ड्रिप से पानी देते हैं तो 3 साल के अंदर भूमि ऊसर हो जाती है, खराब हो जाती है। और वो पानी का यूज उस तरह से होने से, और सही मतलब उसको चीजें, उसमें आयरन बढ़ गया है, हम जब जांच कराते हैं बोरोन बढ़ गया है, इतने हार्ड कंपोनेंट हो गए कि वो फसल यूज ही नहीं कर पाती। ठीक है, तो हो नहीं पाता। इसलिए लास्ट तक हमें जो मदद की बात है, या जो साइंस की बात है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एंड तक होनी चाहिए, और उसकी हर किसान की यूज कर रहा है। एक बार यूज करेगा, 2 बार यूज करेगा, फसल अच्छी हुई, सेकंड टाइम में पता चला कि फसल ही चली गई। ठीक है, तो जो किसान का हाथ थामे तो फिर आखिर तक थामे और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएं। आज हम इस कार्यक्रम की मंजिल तक पहुंच गए, समय मेरे पास और ज्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोशिश हमारी यही कि पानी को समझें, उसके मिजाज को समझें, जल दक्षता को समझें, नदियों से नहरों का कनेक्शन समझें, और उस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस पूरे प्रोग्राम में हमने छोटी छोटी कोशिशें भी आपके लिए की। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सच के साथ के अगले अंक में मेरी और आपकी मुलाकात जल्द होगी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ऑटोमेट,